हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो कि लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना कि न्यूट्रिशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं समझना न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को। तो देखो, हम लोग जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या समझते हो? ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में लेते ही क्यों है? इसको लिया जाता है ताकि हमारे बॉडी में ग्रोथ हो सके। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी वियर एंड टीयर हुआ है, कुछ सेल्स डेड हो गया है, नया सेल्स का निर्माण करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिपेयरमेंट हो सके और फिर बाकी सारे काम को करने के लिए हम लोग को एनर्जी मिल सके। ठीक है, सो ये मेनली तीन फंक्शंस होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म कर रहा है, और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेने के ही प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कह रहे हैं। सिंपल। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान रहे होगे कि हमारे बॉडी को 5 प्रकार का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, है ना। प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। जिसको मसल्स बनाना होता है तो तुम लोग सुनते हो प्रोटीन पाउडर ले रहा है वो। तो क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, ये मसल्स को रिपेयर करने में, मसल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अगला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हम लोग जो भी वेरियस फंक्शंस है उसको डेली डे टू डे लाइफ में परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है फैट्स। ये भी हमारा एनर्जी ही प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर इसके अलावा आता है हमारा विटामिन। ये होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग, सॉरी, ये हमारा होता है क्या, ये हम लोग को ना डिजीज से बचाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव, कह सकते हो कि एक प्रकार से प्रोटेक्ट करता है हम लोग को बाकी सारे जितना भी डिजीजेस होता है उन सारे से। और लास्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर में। जैसे आयरन के बारे में तुम लोग जानते हो कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन का जो रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसे ही बहुत सारा मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है छोटे मात्रा में, ताकि हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारा बॉडी जो है फंक्शन कर सके। चलो, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में समझेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर में न्यूट्रिशन परफॉर्म होने वाला है। एकदम आराम से वीडियो को देखो, और आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने में, और एकदम आराम से इस वीडियो को देखना, ठीक है। और कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है न्यूट्रिशन को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो ह्यूमन है दिख रहा होगा, ह्यूमन बीइंग। तो हमारा खाना जो है ना वो हमारे शरीर के अंदर में ये स्टमक से स्टार्ट होता है मूव करना, और यहाँ से ये स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर एक ट्यूब के द्वारा, जिसको कि इसोफेगस कहते हैं, यहाँ से होता हुआ इस स्टमक में पहुंचता है। स्टमक से होता हुआ फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तुम देख रहे हो पूरा कॉइल्ड है हमारे बॉडी के अंदर में। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बाद खाना यहाँ से मूव होता हुआ हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट पाथ तुम देखे ना फूड का जो मूवमेंट का था, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, आई होप कि ये समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या हो गया, वो कंप्लीट पाथ जिसके द्वारा फूड जो है हमारे माउथ से एनस तक पहुंच रहा है। इज इट क्लियर? सब समझ में आ रहा है? चलो अब जाते हैं और देखते हैं, हर एक पार्ट को समझते हैं कि हर एक पार्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माउथ के बारे में। ठीक है, खाना का जो डाइजेशन होगा सबसे पहले हम लोग कहाँ देखेंगे, माउथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस हमारा हो रहा है। तो देखो, खाना सबसे पहले एंटर करेगा माउथ के अंदर, जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स मौजूद है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या क्या मौजूद होता है, टिथ, टंग, और साथ में यहाँ पे क्या मौजूद है, टिथ है, टंग है, और स्लेवरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। ठीक है, ये तीन चीज हमारा जो बकल कैविटी है इसके अंदर मौजूद होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं तित। तो तित क्या कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि तित क्या करता है, खाना को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में हेल्प करता है, उसको तोड़ता है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमारा बॉडी जो है ना वो उस पर अच्छी तरीके से फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके, अच्छी तरीके से डाइजेशन जो है वो कर सके। तो तित हम लोग जान रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जानना नहीं है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ तित क्या क्या थे, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन। तो ये सब तित का काम था, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है अभी के लिए। टंग के बारे में हम लोग जानते हैं, टंग क्या करता है भाई, टंग जो है क्या करता है जीव,
ये खाना को मिक्स करता है। ठीक है, जो भी लिक्विड जानते हो ना, जैसे अभी कोई टेस्टी खाना तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम्हारे मुंह में तुरंत पानी आ जाता है। ये जो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है वो एक्चुअली में पानी नहीं है, वो एक प्रकार का केमिकल है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग सलाइवा कहते हैं। तो ये सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। तुम्हारे सलाइवा के अंदर में पता है क्या होता है? तुम्हारे सलाइवा के अंदर में सलेवरी अमाइलेज होता है। सलेवरी अमाइलेज, इसको यहां लिख देते हैं हम लोग, सलेवरी अमाइलेज। ये सलेवरी अमाइलेज क्या करता है भाई? ये सलेवरी अमाइलेज क्या करता है ना कि हमारे खाने में जो भी स्टार्च होता है ना, स्टार्च, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है? स्लेवरी अमाइलेज। तो स्लेवरी अमाइलेज जो कि हमारा कहाँ से निकल रहा है? हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो ये टंग क्या कर रहा है भाई? इस सलाइवा को हमारे खाने में मिक्स करता है। ये टंग क्या करता है? ये टंग क्या कर रहा है कि जो सलाइवा हमारे मुंह से निकल रहा है ना, उसको जो फूड पार्टिकल्स है उसके साथ में मिक्स करता है, ताकि एक काम, इसको लिक्विड, ताकि ये क्या हो सके, इजिली जो है हमारे फूड पाइप के थ्रू वो पास कर सके, पहला फंक्शन। दूसरा, ये जो स्लेवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना भी हेल्प करता है। इसीलिए कभी भी खाना जो है ना वो चबा के खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, खाना लिए और ठूसना शुरू कर दिया। तो अगर ऐसा करोगे भाई तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होने वाला है आगे बढ़ करके। तो कभी भी खाना को अच्छे तरीके से चबा करके उसको खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि तुम्हारा फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आया, स्लेवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये सलाइवा में होता है। और सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग करता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। अच्छा, तुमको पता हो कि हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होता है, मतलब 3 पेयर एक साइड और 3 पेयर एक साइड। तो 6 हमारे पास में सलेवरी ग्लैंड्स है जहाँ की सलाइवा निकल रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। खाना अब यहाँ से कहाँ मूव करेगा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि खाना जो है उसके साथ में क्या हुआ, सलाइवा मिक्स हो गया ना, और ये लिक्विड फॉर्म, मतलब थोड़ा सा पेस्ट के जैसा फॉर्म हो चुका है। अब इस पेस्ट को क्या करना है, यहाँ से इस छोटे से ट्यूब के द्वारा, जिसको कि हम लोग फूड पाइप कहते हैं या फिर इसोफेगस कहते हैं, इस इसोफेगस के द्वारा होते हुए ये स्टमक में जाने वाला है। अब ये जो फूड है तुम्हारा, ये पाइप में ना जब मूव करता है नीचे की तरफ, तो एक खास प्रकार का मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है भाई? तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक एनिमेशन के द्वारा। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। तो तुम क्या देख रहे हो कि जैसे फूड जो हमारा है वो नीचे की तरफ जब मूव कर रहा है, तो देखो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तुम्हारा क्या कर रहा था? ये एक प्रकार से मूवमेंट कर रहा था, है ना? तुम लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा पार्ट था, ये क्या कर रहा था? देखो ऊपर वाला पार्ट को तुम लोग ध्यान से देखो, तो ये दब रहा है और नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड कर रहा है। फिर देखो नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड कर, ऊपर वाला पार्ट दब रहा है। और इस प्रकार से फूड जो है ना वो तुम्हारे फूड पाइप में ट्रेवल करता है। ठीक है, ये जो इसोफेगस था तुम्हारा, इसके अंदर में क्या हो रहा है कि जब फूड यहाँ पर तुम्हारे पाइप में ट्यूब में ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे ट्यूब में है फूड यहाँ पर, तो ये ऊपर का पार्ट क्या करेगा ना कि दबेगा अंदर की तरफ, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो खुद को एक्सपेंड करेगा, थोड़ा बड़ा होगा ताकि फूड ट्रेवल कर सके। तो ऊपर वाला पार्ट दब रहा है, नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड हो रहा है और ये खाना नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो मूवमेंट था इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो मसल्स था तुम्हारा, जो ऊपर का पार्ट दबा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे का पार्ट एक्सपेंड हो रहा है, ताकि फूड जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के द्वारा खाना जो तुम्हारा ना कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल के अंदर मूव करने वाला है। ठीक है, तुम लोग देखते हो कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका खाना अगर थोड़ा सा उल्टा भी हो जाओ तो स्टमक से तुरंत मुंह में नहीं आ जाता है। ठीक है, तुरंत ऐसा धड़ाम से नहीं गिर जाता है वो। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे मसल्स है, ये मसल्स ना आपस में ऐसा थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड है। और जब खाना एंटर करता है ना तो ये ऊपर वाला एक्सपेंड किया, और फिर ये ऊपर जब खाना अंदर गया तो ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला एक्सपेंड करेगा, और इस प्रकार से खाना जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डायरेक्शन में मूव करता है। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इज इट क्लियर? सो हमारा मुंह से जो खाना स्टमक में जा रहा है,
वो किस प्रोसेस के द्वारा जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने मूवमेंट समझ लिया। अब इसके बाद ये खाना तुम्हारा कहाँ पहुंचेगा? ये खाना तुम्हारा जो है, जो तुम लोग देखे थे, जो पेस्ट तुम बना के रखे थे, ठीक है, इस पेस्ट को हम लोग शायद चाइम कहते हैं। ये जो खाना था तुम्हारा वो कहाँ पहुंच जाएगा? ये जो चाइम था ये तुम्हारे स्टमक में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टमक में खाना पहुंचा तो यहाँ पर क्या होगा भाई? स्टमक के अंदर हमारा जो वॉल होता है ना स्टमक का, वहां पे एक खास प्रकार का ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, ये ग्लैंड क्या होता है? ये ग्लैंड जो है ना, वो कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम क्या होता है भाई? ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? वैसा केमिकल जो क्या करता है ना, कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होने वाला है, जो भी प्रोसेसेस होने वाला है, रिएक्शंस होने वाला है, उसके रेट को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है रेट को। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन तुम्हारे बॉडी के अंदर में होने वाला है, उन सारे रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करता है एंजाइम। ठीक है, तो तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो स्टमक है, यहाँ पर इसके वॉल में भी एक खास प्रकार का ग्लैंड होता है। और ये जो ग्लैंड होता है ना, इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है ना, एक खास प्रकार का एंजाइम रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इज इट क्लियर? सो तुम्हारा ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और यहाँ से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये करता क्या है। देखो, गैस्ट्रिक जूस जो है ना तुम्हारा, इसके अंदर में तीन इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला चीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, जिसको HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम लोग सुना होगा भाई, बहुत ही ज्यादा डेंजरस एसिड होता है ना। बट अगर ये बहुत ही डाइल्यूट मात्रा में, बहुत ही पतला हो, ठीक है, तो हमारे स्टमक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो HCl है ये हमारे स्टमक में होता है, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में और क्या मौजूद होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन, पेप्सी नहीं, पेप्सिन। और इसके बाद में एक और चीज रिलीज होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। तो इन सारे का फंक्शंस क्या है भाई? HCl है ना। इस एसिड का क्या काम है हमारे स्टमक में? तो देखो, ये जो एसिड होता है ना, वो पूरा स्टमक का एनवायरनमेंट ना एसिडिक बना देता है। भाई एसिड रहेगा तो स्टमक कैसा बनेगा? एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों चाहिए? एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन को अपने काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो कैसा चाहिए? एसिडिक। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? HCl। तो ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा HCl और क्या करता है? इसके अलावा HCl ना हमारे बॉडी के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा पैथोजेंस भी एंटर करता होगा। पैथोजेंस मतलब वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करता है कि डिजीज क्रिएट करता हो, तो इन सबको भी किल करने का काम करता है। इज इट क्लियर? लेकिन कभी कभी हमारे स्टमक में ना एसिड का मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और ये फिर हमारे स्टमक को हर्ट करने लगता है, पेन होने लगता है हमारे पेट के अंदर में। तो हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गया, है ना। तो अब समझ में आया एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी क्यों कहते हैं एसिडिटी हो गया? क्योंकि हमारे पेट में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है। तो इससे कम, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ठीक ऑपोजिट नेचर का जो सब्सटेंस होता है, जिससे बेस कहते हैं हम लोग, जो कि चैप्टर तुम लोग एसिड बेस एंड साल्ट्स में पढ़ने वाले हो, उसका यूज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा स्टमक जो होता है उसमें पेन से हमको रिलीफ मिलता है। समझ में आई बात? बट ये म्यूकस का क्या काम है? देखो म्यूकस क्या करता है एक्चुअल में। म्यूकस क्या करे ना, कि एक पतला सा लेयर बना देता है तुम्हारे स्टमक के ऊपर में। ये जो स्टमक का वॉल है ना, इसके ऊपर एक चिपचिपा सा ये सब्सटेंस होता है म्यूकस, जो कि एक लेयर बना देता है, ताकि एसिड जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि थोड़ा सा भी मात्रा में अगर स्टमक के अंदर में एसिड जाएगा, और स्टमक चूंकि इंटरनल ऑर्गन है, तो ये हमारे स्किन के जैसा हार्ड तो नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ना। तो उससे बचाने के लिए एक लिक्विड होता है, ये सब्सटेंस है, थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये क्या करता है कि पूरे वॉल को कवर किए हुए रहता है, ताकि HCl जो एसिड है हमारा, वो हमारे स्टमक को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। इज इट क्लियर? समझ में आया बात? स्टमक हम लोग समझ लिए। अब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा था, पेप्सिन अपना काम कर लिया, HCl मिल चुका है खाने में, खाना एसिडिक बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद खाना कहाँ एंट्री करेगा?
तो हमारा सेकंड जो पार्ट इसके बाद जो आने वाला है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बट उसके पहले भी कुछ बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने से पहले क्या होता है ना, कि यहाँ पर जो हमारा स्टमक है, एक सेकेंड, तो खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले क्या होता है ना, कि यहाँ पर एक छोटा सा मसल्स होता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो मसल होता है ना यहाँ पे मौजूद, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंचटर मसल। स्पिंचटर, SPINCHTER, स्पिंचटर मसल। ये क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, गेट खोलता है और बंद करता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, कि खाना थोड़ा थोड़ा मात्रा में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये स्पिंचटर कंट्रोल करता है, ये मसल कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा खाना जाएगा और ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहां पर उसका डाइजेशन होगा, ठीक है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर क्या होता है, तो देखो हम लोग ऊपर आए वापस। तो देखो, अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से समझो। हम लोगों ने खाना को कहाँ से कहाँ पहुंचा लिया, माउथ से, जो कि बगल कैविटी था, यहाँ से फूड पाइप से होता हुआ खाना, जिसको कि एसोफेगस कहते हैं, स्टमक में पहुंच गया ना। स्टमक के अंदर हम लोग देखे खाना का क्या डाइजेशन हुआ। इसके बाद एक स्फिंक्टर मसल के द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। बट जैसे ही खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसी जगह पर दो ठो और बहुत ही बड़ा बड़ा ग्लैंड जुड़ा होता है। ग्लैंड बता चुके हम, वो जगह जहाँ पर कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। और एंजाइम्स क्या होता है, वो केमिकल जो तुम्हारे खाने के डाइजेशन को फास्ट करने वाला है। तो यहाँ पर देखो, एक सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे बॉडी का मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर लीवर ऊपर की तरफ मौजूद है। ये लीवर जो होता है ना, ये लीवर क्या करता है कि मतलब क्या फंक्शन करता हो तो हम लोग देखने वाले हैं। तो लीवर यहाँ मौजूद होता है जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, और इसका जो सेक्रीशन है वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ठीक है। तो हम लोग चलो समझते हैं लीवर के बारे में थोड़ा सा। तो देख पा रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर ये जो लीवर है ये तुम्हारा मौजूद है, ठीक है। ये जो लीवर होता है ना तुम्हारे बॉडी के अंदर में, ये खास प्रकार के केमिकल बनाता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोले हम लोगों ने, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या होता है ना, कि तुम्हारे लीवर में एक ट्यूब में जैसे ही वो बन रहा है, तो बनता है, तो स्टार्टिंग में वो बनते बनते ना एक जगह पे इकट्ठा होते रहता है, ठीक है। और फिर उसको क्या किया जाता है कि टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। तो जिस पार्ट में वो स्टोर होता है ना लीवर से बन करके, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो क्या हुआ कि लीवर बाइल जूस बनाई, बाइल जूस पहले गॉल ब्लैडर में तुम्हारा स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर एक पतला सा ट्यूब होता है, एक छोटा सा पतला सा ट्यूब होता है, जिसके द्वारा ये जो तुम्हारा लीवर के अंदर जो भी सिक्रीशन जो भी बना ना एंजाइम, वो वहां से होते हुए चला जाता है तुम्हारे स्टमक के अंदर में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। तो यहाँ पर जिस ट्यूब के द्वारा वो जा रहा है ना तुम्हारा बाइल जूस गॉल ब्लैडर से, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। तो ये समझ में आया बाइल डक्ट क्या है। तो बाइल डक्ट क्या हो गया, वो ट्यूब जिसके द्वारा जो तुम्हारा सेक्रीशन था, वो जो तुम्हारा बाइल जूस बना हुआ था, वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो जैसे देख पा रहे हो कि लीवर से सेक्रीशन हुआ बाइल जूस का, यहाँ स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, और फिर उसके बाद में ये तुम्हारा क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं पथरी हो जाता है, तो ये पथरी यहाँ पर भी होता है, इस बाइल गॉल ब्लैडर में भी होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव भी करना पड़ता है किसी किसी सिचुएशन में। तो इसके कारण कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, बट वैसे व्यक्ति को फैट्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे ये करता क्या है बाइल जूस। तो देखो, बाइल जूस जो तुम्हारा निकला ना, बाइल जूस लीवर में, इसका दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई, ये खाना को ना एल्केलाइन बना देता है। अभी खाना कैसा था, एसिडिक था। एसिडिक खाना को ये किस प्रकार में कन्वर्ट करती है, एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक, बेस की प्रकार से। तुम लोग एसिड बेस पढ़े हो गए है ना, एसिड विच आर सार इन टेस्ट, बेस विच आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है। वैसा बेस जो पानी में घुल सकता है उसी को एल्केली कहते थे। समझ में आई बात। तो ये एल्केलाइन क्रिएट करता है, मतलब वो जो खाना तुम्हारा आया था ना उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी था, उसमें बाइल जूस जाता है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। पहला फंक्शन समझ में आया, क्यों भाई बेसिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि बेस का रिक्वायरमेंट होता है खाने को डाइजेस्ट करने में, जब पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। वो हम लोग आगे बात करने वाले जस्ट इसी में। इसके अलावा दूसरा काम क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को तोड़ता है। फैट्स को कैसे तोड़ता है, तो देखो फैट्स जो होता है ना बड़ा बड़ा इस प्रकार से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, बड़ा बड़ा बूंद के तौर पे होता है, फैट का ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। अब
यहाँ पर ये क्या करता है कि इसको ये क्या करता है कि यहाँ पर गया तुम्हारा बाइल जूस, और बाइल जूस के साथ मिल करके इस फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ देता है। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन। ठीक है। सो इमल्सिफिकेशन क्या हुआ यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है कि बड़ा बड़ा जो फैट्स का ड्रॉपलेट था इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट करता है। कौन? बाइल जूस। क्यों करता है भाई? ताकि आगे का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आसान हो सके। तो समझ में आई बात? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो बाइल जूस पहले क्या किया कि एसिडिक खाने को एल्कली में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म किया कि ये तुम्हारा क्या करता है, फैट्स के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स जिसको कहते हैं हम लोग, उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक सब कुछ साफ हो गया। हम लोग बढ़े आगे। अब चलो अब समझते हैं इसके बाद में कि खाना यहाँ से तो निकल गया भाई, अब इसके बाद आगे कहाँ जाएगा? जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एक और ग्लैंड जुड़ा होता है। देखो ये जो स्टमक है ना, हमारा स्टमक, इसी के बैक साइड में, ये स्टमक जो है इसके ठीक बैक साइड में एक और ग्लैंड जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया तुम्हारा पैनक्रियाज, एक और ग्लैंड हो गया जो कि पैनक्रियाज हो गया। देख रहे हो नीचे में, ये जो पैनक्रियाज होता है ना, ये पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है। पैनक्रियास एक और चीज रिलीज करता है, एक और तुम्हारा हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते थे इंसुलिन। तुम लोग जानते होगे इंसुलिन के बारे में कि आजकल जान रहे हो कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हुआ पड़ा है ना। इंडिया इज नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं पे डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो वो हमारे भारत के अंदर है। तो डायबिटीज में होता है क्या ना कि हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो जो शुगर जो होता है, वो जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड में आता है। जब वो ब्लड में आता है ना तो इंसुलिन ना उसके शुगर, उस लेवल को कम करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मोटा मोटी तौर पे समझो। तो जब इंसुलिन तुम्हारा ज़्यादा मात्रा में रिलीज नहीं होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या रेगुलेटेड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारे ब्लड के अंदर में शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। और इसके वजह से वो जो शुगर जब इंक्रीज होगा ना, तो तुम्हारे बॉडी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जब वो इंक्रीज शुगर जाएगा तो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तुमको हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और भी वेरियस डिजीज जो है उसको क्रिएट करता है ये। ठीक है। सो पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, पैनक्रेटिक जूस। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पैनक्रेटिक जूस। तो ये जो पैनक्रेटिक जूस हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है ना, इसमें भी तीन प्रकार का एंजाइम्स होता है। क्या क्या होता है? एक तो होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। एक तो होता है अमाइलेज, सॉरी, अमाइलेज, जिसको हम लोग पैनक्रिएटिक अमाइलेज कहते हैं। ठीक है। एक ट्रिप्सिन हो गया, एक पैनक्रिएटिक अमाइलेज हो गया, और एक होता है लाइपेज। ये तीन कंपोनेंट्स होता है हमारे पैनक्रिएटिक जूस के अंदर में, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ये तीन कंपोनेंट्स है। अमाइलेज क्या करता है? हम लोग देखे थे ना, जैसे स्लाइवा में सलेवरी अमाइलेज था, ये क्या कर रहा था? फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, सॉरी, ये क्या करता था कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था, स्टार्च को डाइजेस्ट करता था, और उसको शुगर में या सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता था। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज अभी जो बचा हुआ और रह गया ना, उन सारे स्टार्च को फिर से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया कि पैनक्रेटिक अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर तुम्हारा अगला जो चीज मौजूद है हमारा यहाँ पर, वो है लाइपेज। ठीक। तो देखते हैं हम लोग लाइपेज क्या करता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ने समझा कि ये क्या काम कर रहा था। अब इसके बाद में जो तुम्हारा लाइपेज होता है ना, ये फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट्स को। तो जो फैट्स था ना, इमल्सिफाइड फैट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया था, उन सारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में लाइपेज हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पर तुम लोग बोलोगे क्या रे, प्रोटीन के बारे में तो पेप्सिन बात कर रहा था। भाई एक ही बार में डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, सारा थोड़ा 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 डिवाइड करते चला जाता है, थोड़ा थोड़ा काम करते जा रहा है। ठीक है। हर एक जगह पे जा रहा है, तो वो रिलीज हुआ, वो थोड़ा सा और छोटा किया, उसको और छोटा सिंपल सब्सटेंस मिलाया, और छोटा सिंपल सब्सटेंस मिलाया, और इस प्रकार से जो सारा प्रोसेस है वो चलते रहता है। ठीक है। तो अगर हम लोग सम अप करें इस बात को, तो तुम क्या यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारा यहाँ पर जो पेनक्रियास था, यहाँ से तीन प्रकार का निकला। ठीक है। तुम्हारा क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, तीन प्रकार का हमारा निकल रहा था एंजाइम। एक सबसे पहला था ट्रिप्सिन,
ये ट्रिप्सिन क्या किया, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा लाइपेज, ये इमल्सिफाइड फैट्स के लिए काम करेगा, ये प्रोटीन के लिए काम करेगा, और लास्ट में जो तुम्हारा अमाइलेज है, ये हम लोग जाने स्टार्च के लिए काम करेगा। तो ये था तुम्हारा पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रिएटिक जूस। इज इट क्लियर? पैनक्रिएटिक जूस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है और इन सारे का फंक्शन क्या है वो समझ लिए। बट अभी भी खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एक लास्ट स्टेप और बाकी है डाइजेशन में, ठीक है। अब वो लास्ट स्टेप कहाँ पर और क्या होता है, तो देखो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तुमको दिख रहा होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल पे भी एक प्रकार का तुम्हारा ग्लैंड रिलीज होता है। देखो ये स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, सारा हार्मोन्स पहुंचा, एक तो लीवर के द्वारा पहुंच गया था, फिर बैक साइड में पेनक्रियास था वहां से पहुंच गया, वो लोग डाइजेशन किया। बट अभी भी खाना प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसके बाद में तुम्हारे पेनक्रियाज में ना, तुम्हारे पेन सॉरी तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, कुछ ग्लैंड होता है उसके वॉल में, इसको बोलते हैं वहां से भी एक प्रकार का एंजाइम रिलीज होता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, जो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ये फाइनल ब्रेक डाउन करने वाला है तुम्हारे खाने, मतलब फाइनल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, किन किन चीजों को किन किन पार्ट में कन्वर्ट करता है, तो ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन इसको डाइजेस्ट कर देता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को किस फॉर्म में डाइजेस्ट कर दिए भाई, अमीनो एसिड में। वैसे ही ये फैट्स को किस चीज में डाइजेस्ट कर देगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। सो फैट्स किस चीज में डाइजेस्ट हो गया तुम्हारा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और तुम्हारा क्या बचा भाई, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो उन सारे चीजों को, कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च कह सकते हो, इसको कन्वर्ट कर दिया वो किस चीज में, इसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फाइनल तुम्हारा ये पार्ट हुआ, और ये जो फाइनल फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है ये तुम्हारा क्या कर दिया, हम लोग समझ गए कि ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट था इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और ये अब तैयार हो चुका है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको ना बॉडी हमारा एब्जॉर्ब करने के लायक बन चुका है, तो अब हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। बट ये एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से, तो जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है ना, ये बाहर से ऐसा, इसके अंदर अगर हम लोग देखें ना, तो क्या देखते हैं कि इसके वॉल पे ऐसा छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है इसके वॉल पर, इसको हम लोग कहते हैं विली। क्या करते हैं, विली। आई बात समझ में? तो ये विली क्या हो गया, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होगा स्टमक। इज इट क्लियर? सो अब ये काम क्या करता है, सबसे पहला बात, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। ये देखो एरिया बढ़ाता है जगह का, अगर एक प्लेन सरफेस हो और एक सरफेस जो ऐसा है, तो एरिया किसका ज्यादा होगा, ऑफकोर्स इसका वो ज्यादा होगा। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है तुम्हारे इंटेस्टाइन का, ताकि जो खाना है ना, उसको डाइजेशन होने, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, एब्जॉर्ब हो, पेट के अंदर अलग अलग पार्ट्स में पहुंचे, तुम्हारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो, तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है तुम्हारे कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि एब्जॉर्प्शन इजीली हो सके। अब ये जो विली है ना, इसको अगर हम लोग देखो इस प्रकार से, जब देखें थोड़ा बड़ा करके, जो तुम्हारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, तो इसके अंदर में ब्लड वेसल्स मौजूद होता है काफी ज्यादा। तो जो तुम खाना खाते हो ना, ये यहाँ से क्रॉस होता हुआ, ये बहुत ही थिन लेयर है, ये ग्लिसरॉल जो था या फैटी एसिड जो था, तुम्हारा अमीनो एसिड जो था, या फिर जो ग्लूकोज था, ये सब एब्जॉर्ब होकर के यहाँ से तुम्हारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और फिर ये ब्लड से होते हुए तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा, और जहां पर इन सारे का यूज होगा तुम्हारे ग्रोथ के लिए, कहीं पर सेल का कुछ निर्माण होना है, कुछ प्रोटीन का निर्माण होना है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है,
ये सब चीजों का अलग अलग बॉडी के अंदर में इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग जगह पर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तुम लोग पार्ट क्या देखे थे, खाना का सबसे पहले हुआ था कि वो हमारे माउथ की तरफ एंटर कर रहा था, इसको बोलते हैं इंगेशन। फिर उसके बाद में खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था, स्टमक में गया था, यहाँ पर खाना छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा, इसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर उसके बाद में जो विली है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो खाना को एब्जॉर्ब करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब खाना एब्जॉर्ब हो गया तो इसको अब यूज किया जाएगा अलग अलग पार्ट्स के अंदर में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब फूड का यूज करना टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो भी फंक्शंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर में हो रहा है, जो कुछ का भी निर्माण हो रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, वो सब इन्हीं सारे खाने से तो बन रहा है ना। ठीक है, तुम्हारे बॉडी के अंदर में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, तो वो सब कुछ कहाँ से हुआ? यही खाना का ही ना, तो कमाल है, यही खाना ना उस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो एसिमिलेशन है ये क्या हो गया? वो प्रोसेस जिसके द्वारा इस फूड को यूटिलाइज किया जाएगा। एंड लास्टली एसिमिलेटेड फूड जो होगा तुम्हारा, ये क्या किया जाएगा? इसको हम लोग यूज करेंगे। अब मतलब ये तो यूज हो गया, लेकिन कुछ वेस्ट तो बच गया ना, इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ईगेशन। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। तो अब जो खाना तुम्हारा था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेस्ट तो हो गया। इसके बाद में तुम्हारा खाना जो अनडाइजेस्टेड रह गया वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इट एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा वाटर। और फिर उसके बाद ये जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ तुम्हारे बॉडी में जाता है लास्ट पार्ट में। ठीक है, रेक्टम एनस के द्वारा, यहाँ पर स्पिंस्टर मसल होता है जो कंट्रोल करता है, और फिर ये तुम्हारे बॉडी के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इज इट क्लियर? हम लोगों ने कंप्लीट प्रोसेस देख लिया डाइजेशन का। हम लोगों ने एक एक पार्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इस पार्ट का, इस चैप्टर का अगर पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, तो नीचे दिया हुआ होगा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि तुम लोगों को वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिल सके और जो प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ जो है, वो मिल सके। सो मिलते हैं हम लोग अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद एंड गुड बाय।